बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, इससे पहले भी नहम क्लास का एक सबक हम आपको इस वीडियो क्लास के ज़रिए बता चुके। उस सबक का नाम था बूढ़ी काकी। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने वो वीडियो फिल्म ज़रूर देखी होगी और उससे कुछ न कुछ सीखा भी होगा। आज एक और सबक के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबक का नाम है शहीद। ये सबक लिखा है मिर्ज़ा अदीब साहब ने और ये सबक ड्रामे की सूरत में है। ड्रामा लफ्ज़ है ड्रामा। ड्रामा किसे कहते हैं? ड्रामे की तारीफ़ इस सबक के आखिर में लिखी तो है, आप देखना चाहें तो वहाँ से देख भी सकते हैं, लेकिन हम भी आपको ड्रामे के बारे में थोड़ा सा बता दें। एक ज़ुबान है यूनानी। यूनानी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है ड्राओ। DRAW। घबराइए नहीं, ये उर्दू वाला ड्राओ नहीं है। डराने वाला लफ्ज़, डरने वाला लफ्ज़ ड्राओ नहीं है। यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है ड्राओ। उसका मतलब होता है कि किसी लिखे हुए अल्फाज को मुंह से अदा करके बयान करना। यानी ड्रामे में भी यही होती, बातें लिखी हुई होती हैं, इंसान अपने चेहरे से, अपने मुंह से उन बातों को अदा करता है, कहता है, अमल करता है, एक्टिंग करता है, जिसे आप एक्टिंग कहते हैं। ड्रामे में यही एक्टिंग होती है कि जो बातें लिखी होती हैं वो आपने अपनी ज़ुबान से बोलकर लोगों तक पहुंचानी होती हैं। इसको कहते हैं, इसी से बना है ड्रामा। ड्रामा असल में ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में यूनान से ही आया है, ड्राओ से ही ड्रामा बना। उर्दू में ये इंग्लिश में आ गया, इंग्लिश से फिर हमारे पास उर्दू में आया, इसलिए ड्रामा कहते हैं। वैसे उर्दू में इसको खेल कहते हैं, ड्रामा नहीं कहते। उर्दू में इसका जो असल नाम है वो खेल है। ड्रामा का लफ्ज़ हमारे पास इंग्लिश में आया, इंग्लिश में यूनानी ज़ुबान से आया है। मिर्ज़ा अदीब साहब ड्रामा लिखने में अपना एक मकाम रखते हैं। इस बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। पहले मिर्ज़ा अदीब साहब के बारे में पढ़ लें। मिर्ज़ा अदीब साहब 1916 ईस्वी में पैदा हुए और 1999 को इनका इंतकाल हो गया। कम व बेश 83 साल की उम्र इन्होंने पाई। असल नाम इनका मिर्ज़ा दिलावर हुसैन अली था। इसके वालिद साहब का नाम मिर्ज़ा बशीर अली साहब था और इन्होंने अपनी जो तालीम थी वो लाहौर के इस्लामिया कॉलेज से मुकम्मल की। वहाँ BA ऑनर का इम्तिहान इन्होंने पास किया। उसी ज़माने से, कॉलेज के ज़माने से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ रिसालों में लिखते रहे, जिसमें एक रिसाला साकी है, एक अदबी दुनिया है, एक अदबी लतीफ़। ये 3 रसाले ज़्यादा सामने आते हैं जिनमें इन्होंने लिखा। मज़ामीन भी लिखे और फसाने भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, ड्रामे भी लिखे। ड्रामों का स्क्रिप्ट भी ये लिखा करते थे। इनमें एक रिसाला है अदब लतीफ़। इसके ये ऑडिटर भी रहे हैं, सरबराह भी रहे हैं, ऑडिटर। इन्होंने एक नावल, एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था सहराए नवर्द के खतूत। उस किताब से इनको शोहरत मिली, ये मशहूर हो गए उस किताब से। वो लोगों ने किताबें पढ़ी, उसके बाद मिर्ज़ा अदीब साहब का नाम नुमायां हो गया। बहुत सारी किताबें लिखी। एक किताब का नाम जंगल, एक का नाम कंबल, एक ये सहरा नवर्द के खतूत, सहरा नवर्द के रुमान, शीशे की दीवार और मामू। ये बहुत सारी इस तरह की किताबें आपने लिखी। हमारे सबक में, किताब में जो हमारा सबक है शहीद के नाम से, इनकी एक किताब है मिट्टी का दिया। ये उसमें से लिया गया है। ये ड्रामे की सूरत में है, ये सबक की सूरत में नहीं है। ड्रामे में और सबक में फ़र्क क्या है?
सबक में हम तरतीब से पढ़ते चले जाते हैं। ड्रामे में अशखास के नाम होते हैं और उनके कहे हुए अल्फाज यानी मुकालमात कहलाते हैं, जिसे आप इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। ड्रामे में डायलॉग होते हैं, डायलॉग को हम उर्दू में मुकालमात कहते हैं, मुकालमा कहते हैं। तो ड्रामा लिखने वाला जो शख्स होता है वो ड्रामे की पूरे हालात को लिखता है। सबसे पहले वो उस जमाने की बात, जिस जमाने का ड्रामा होगा उस जमाने के बारे में बताएगा, उसका लिखेगा कौन सा जमाना, उसमें आने वाले किरदार वो कैसे होंगे। अगर गमगीन किस्म का किरदार है तो उसके चेहरे के तासुरात कैसे, गमगीन वाले हैं, उदासी वाले हैं, गमनाक वाले हैं, परेशानी वाले हैं, दुख वाले हैं, वो उसको वाज़े करना होगा कि भी किस किस्म के इसके चेहरे के तासुरात होने चाहिए। उस अदाकार या उस अदाकारा की उम्र भी ये बताएंगे कितनी उम्र के बराबर हो। ये तमाम जो ड्रामा लिखने वाले होते हैं, ड्रामा निगार कहते हैं उनको, वो ये तमाम चीज़ें बताते हैं, तारीख भी बताते हैं। इसके अलावा जिस जगह पे उस ड्रामे की शूटिंग होती है उसको एक रिकॉर्ड किया जाता है, वहाँ के गिरदोपेश का माहौल भी बताएंगे। मसलन अगर वहाँ कोई टेबल है तो टेबल का बताएंगे, टेबल पर क्या है ये भी लिखना होगा, उसके आसपास क्या है वो भी उनको बताना पड़ेगा। उस हिसाब से वो पूरा माहौल बनाना पड़ेगा। उस माहौल को फिर वहाँ पे खड़े होकर वो अदाकार या अदाकारा जो भी उसके डायलॉग होते हैं, मुकालमे होते हैं, वो उनको बोलते हैं और इस तरह वो ड्रामा शूट होता है। हमारे पास जो हमारे सबक में ड्रामा है शहीद के नाम से, इसमें जमाना इन्होंने बताया है 6 सितंबर 1966। याद रहे 65 नहीं 66, यानी 6 सितंबर 1965 को जो जंग हुई थी उस जंग के 1 साल बाद का इलाका जमाना है। मकाम जगह कौन सी है? शहर है कसूर। लाहौर के करीब एक शहर है कसूर, कसूर की नवाही बस्ती। नवाही का मतलब कसूर शहर के अकॉर्डिंग नहीं है, इलाका मकाम जो है कसूर शहर नहीं है बल्कि उसके साथ एक छोटी बस्ती है, नवाही गांव कहते हैं उसको। नवाही का मतलब आसपास अड़ोस में जो भी है वो उस बस्ती का तज़किरा है। जय बकू यानी बस्ती भी आ गई। अब उसमें 1-2 मंजिला मकान है, 1-2 मंजिला मकान का निचला कमरा है। मकान 2 मंजिल ऊपर नीचे बना हुआ है, उसके नीचे वाले कमरे में इस वक्त वो सारी ये जो हम सिचुएशन देखेंगे, हालात देखेंगे, उस 2 मंजिला मकान के नीचे वाले एक कमरे की सारी ये शूटिंग है। ठीक है, वक्त कौन सा है? शाम का, दोपहर से भी नीचे शाम, असर के वक्त की बात आप कह सकते हैं। अब किरदार कौन कौन से होंगे इसमें? किरदार है जिसमें एक रजिया है जो कमोबेश 11-12 साल की बच्ची है, इसके माँ बाप हैं, एक खातून है शादा उसका नाम है, और एक है साया। वो साया कौन है ये सबक में हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, वैसे बता देते हैं। ये साया जो है ये रजिया का भाई है, रजिया के भाई का साया है, वो आएगा। मंजर क्या है? कमरे को देखकर ये तासुर होता है। तासुर का मतलब कमरे को हम देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है, हमारे ऊपर ये असर पड़ता है, हम ये जान जाते हैं क्या कि सितंबर 1965 में जो जंग हुई थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर एक हमला किया था बगैर इत्तला के, बगैर बताए भरपूर तरीके से, उस 65 की जंग में ये गांव भी उसकी जद में आया। भारतीय बमबारी से ये मकान काफी हद तक मुतासर हुआ। काफी हद तक मतलब ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा, आधा नहीं, आधा 50% होता है, उससे ज्यादा ये मुतासर हुआ का मतलब टूट फूट का शिकार हुआ। इस पे गोले लगे हैं या कोई बम गिरा है या गोलियां चली हैं, जो कुछ भी उस वक्त हुआ, बहरहाल उस जंग की वजह से ये मकान जो है ज्यादा हद तक खराब हो गया। अच्छा, मुतासर तो हुआ लेकिन जंग तो बंद हुआ 1 साल हो गई, क्योंकि ये जो जमाना बताया 6 सितंबर 1966 का बताया, ये जमाना 6 सितंबर 1966 का बताया है, तो 1 साल का अरसा बीत चुका। चाहिए तो ये था कि जो मकान जो है ये खराब हुआ या टूट फूट का शिकार हुआ तो इसको इसकी आराइश, इसकी ज़िबाइश पर तवज्जो दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। मकान को उन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की, वो जिस हालत में है 1 साल से वो उसी हाल में चला रहा है। कमरे में मुख्तसर सा ज़माना। अब कमरे की सिचुएशन बता रहे हैं भी कमरा किस किस्म का है, जिस कमरे में ये सब कुछ होगा, ये ड्रामा जो बनेगा उसका हाल।
कमरे में मुख्तसर से सामान है, थोड़ा सा सामान है, ज्यादा नहीं, भरा हुआ नहीं है, वाजबी सा जो होता है, वो भी किसी तरतीब से नहीं रखा, मतलब उसकी भी कोई सेटिंग नहीं कर रखी है, कोई कुछ कहाँ पड़ा, कुछ कहाँ पड़ा, कुछ नीचे दबा हुआ, कुछ ऊपर रखा हुआ है। एक अजीब सूरत हाल थी जो उसमें उस वक्त भी वही नजर आ रही थी। उस कमरे में एक मेज है, मेज के ऊपर 2 गुलदान रखे हुए हैं। गुलदान का मतलब, गुलदान वो से कहते हैं जिसके अंदर फूल सजाए जाते हैं। वो गुलदान है तो, लेकिन उसमें फूल नहीं है। गुलदान का मतलब गुलदस्ता कह सकते हैं आप। वो टेबल पे रखे हुए हैं मगर उसमें फूल नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ खाली गुलदान है। इसके साथ एक चाय की ट्रे भी रखी हुई है। चाय की ट्रे में कमोबेश 2-3 प्याले हैं, प्यालियां, प्याले, प्यालियां हैं तो कप होंगे, प्याले हैं तो उस जमाने में प्याले ज्यादा इस्तेमाल होते थे, प्याले हैं। और एक प्लेट भी रखी है उस ट्रे के अंदर। ट्रे एक लंबी सी होती है जिसमें चाय रख के लाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जानते होंगे उसे। उसके अंदर 2-3 प्याले रखे और एक प्लेट भी रखी हुई है। दीवार पर 1 फीट से थोड़ी सी कम, कमोबेश 10 इंच चौड़ाई, 10 इंच चौड़ाई में एक तस्वीर लगी है। 1 फीट पूरी नहीं है, 10 इंच की चौड़ाई में एक तस्वीर लगी हुई है। तो रंगीन फ्रेम है उसका, तस्वीर का, उसके ऊपर एक सुनहरी हार डाला हुआ है। तस्वीर दीवार पे लगी हुई है, वो 10 इंच की चौड़ी है और कमोबेश 1 फीट लंबी है, और उसके ऊपर एक सुनहरी हार डाला हुआ है, और उसका जो फ्रेम है वो रंगीन है। तस्वीर रंगीन नहीं है, फ्रेम रंगीन है। अब रजिया जिसका तस्करा हुआ था, 10-11 साल की जो बच्ची है, रजिया मेज के पास एक कुर्सी पर इस अंदाज से बैठी है कि इसका मुंह मेज के सिरे पर झुका हुआ है। इस अंदाज से, मतलब मेज पे झुका बैठी है, मेज के करीब एक कुर्सी है, उसके ऊपर रजिया बैठी हुई है। रजिया ने मेज पे सर रखा हुआ, झुकी हुई है, मेज पे सर रख के झुकी हुई है, और बाजू से हल्का बना रखा है, इस तरह करके जैसे बैठते हैं इस तरह वो बैठी हुई है। बाजू से इसने अपने सर और हल्के चेहरे को हल्के में ले रखा है, बाजू के हल्के में इसमें रखा हुआ। इसका जिस्म मुसलसल कांप रहा है। कांप रहा है मतलब हिल रहा है। अब ये वो सर्दी वाली कपकपाहट नहीं है, कांप तो रहा है, सर्दी से नहीं कांप रहा है। किस वजह से कांप रहा है? मालूम होता है कि सिसकियां भर रही है। सिसकियां का मतलब चुपके चुपके रोना, आवाज के बगैर। वो बच्ची कुर्सी पे बैठी है, टेबल पे सर रखा है, बाजू से सर को छुपा रखा है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो खामोशी से रो रही है। सहन से माँ कमरे में दाखिल होती है। उसकी माँ सहन में थी, अब वो कमरे में आ रही है। माँ की उम्र कमोबेश 40 साल के लगभग है, लगभग मतलब 40 से ऊपर ही है, कम नहीं है। उदास चेहरा, उदास का मतलब चेहरे पे कोई रौनक नहीं, हंसी नहीं, मुस्कुराहट नहीं, खुशी के आसार नहीं, गमगीन है। गमनाक आंखें, गमनाक आंखें का मतलब मालूम होता है वो भी रो कर आ रही है, अपने गम को छुपा रखा है उसने आंखों के अंदर। वो बेटी पर आंखें जमाए आगे बढ़ती है। वो कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा बेटी जो है सर पे सर रखे टेबल पर रो रही है। तो उसने जब उसको देखा, उसको देखते देखते वो उसके पास चली गई। इसके पास आकर पास भी आ गई और झुककर भी उसके करीब थोड़ा सा नीचे हो गए, आहिस्ता से इसके सर पर हाथ रख देती। पहले पास पहुंचती है, फिर झुकती है, फिर उसके सर पर हाथ रखती है। ये अमल है उसका, ये एक्ट है, इसी को एक्टिंग कहते हैं। जो ड्रामा का लफ्ज जो बन रहा है वो एक्टिंग से बन रहा है। रजिया की कपकपाहट और बढ़ जाती है। जब वो माँ का लम्स महसूस करती है तो वो उसकी जो रोने की कैफियत है वो मजीद बढ़ जाती है। माँओं का लम्स ऐसा ही होता है। गमज़दा बच्चों के सर पर जब माँ का हाथ रखा जाता है तो माँ, वो बच्चे का जो लवरेज होता है, पैमाना जो सब्र होता है, जो वो घुट घुट के रो रहा होता है, उसका वो सब खत्म हो जाता है। माँओं के लम्स में ऐसी कुव्वत होती है कि बच्चों के अंदर से हर बात निकाल लेती है। रजिया की कपकपाहट और बढ़ जाती है। माँ क्या कहती? रजिया ना बेटी ना, रो मत। बच्ची रो रही है तो माँ उसको तसल्ली दे देगी, रजिया नहीं बेटी ना, बेटी ना।
रो मत, यानी रोना नहीं, रोते नहीं है, नहीं करो। रजिया अम्मी तो कह देती है, लेकिन अगली दफा पूरा अम्मी नहीं कह सकती। इस तरह जो लफ्ज अटक जाता है आदमी, मगर कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही। वो सिसकियां जो हैं, जो गुबार रोने का उसके सीने में इकट्ठा हो रहा है, वो उस लफ्ज को निकलने नहीं दे रहा है। माँ उठ बैठो बेटी, मेरी रानी उठो। माओ का अंदाज, और फिर इतना प्यार भरा, माओ का प्यार भरा कहीं और से मिलेगा? दुनिया की कोई औरत माँ का बदल नहीं बन सकती, वो चाहे सगी खाला ही क्यों ना हो। एक माँ 100 खालाओं पे भारी। अब ये माँ है, ये बेटी का दुख अपने अंदर समो रही है, अंदर खुद कितनी टूटी हुई है इसका अंदाजा आगे चल के होगा। लेकिन यहां उसने अपने आप को समेटा हुआ है, अपनी बेटी को तसल्ली दे रही है, उठ उठ बैठो बेटी, बेटी उठ के बैठ जाओ, मेरी रानी उठो। इसके दाएं बाजू पर हाथ रखती, बाजू दाएं, ये सीधा वाला, इसको पकड़ती, उठ बैठो नीचे, उसको बिठाती है। यानी वो टेबल पर झुकी हुई थी, उसको कुर्सी के साथ लगा देती। रजिया उठने लगती है, बदस्तूर सिसकियां भर रही है, उठ तो गई लेकिन आंसू नहीं थम रहे, रोने का सिलसिला नहीं रुक रहा, गम कम नहीं हो रहा, आंखें सूज रही हैं, रोने से आंखें सूज गई। उठकर नजरें झुकाए खड़ी हो जाती, खड़ी तो हो गई, नजरें मां से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं। मां शफकत से इसके सर पर हाथ फेरती, शफकत से, प्यार से, शफकत का मतलब प्यार, मोहब्बत। मां का जो प्यार है, मां बाप का जो प्यार है, वही शफकत होता है। बच्चों के साथ जो प्यार किया जाता है वही शफकत होता है, उसी को शफकत कहते हैं। मां शफकत से इसके सर पर हाथ फेरती है। रजिया लम्हा भर के लिए मां को देखती है, लम्हा भर के लिए, थोड़ी देर के लिए। जैसे मां ने सर पे हाथ फेरा, रजिया ने आंखें उठा के मां की तरफ देखा, फिर अपना चेहरा दोनों हाथों में ढांप कर रोती हुई मां से लिपट जाती। उसने जैसे ही मां की तरफ देखा, सारे बंधन टूट गए, सारे जब्त खत्म हो गए, सब असूल पीछे रह गए। चेहरे पे उसने दोनों हाथ रखे, छुपाया, और मां से लिपटकर अब फूट फूट कर रोने लगी। पहले सिसकियां भर रही थी, अब फूट फूट कर रोने लगी। मां फिर तसल्ली देती, बेटी बस अब चुप हो जा। रजिया बाहर जाने लगती है, मां तसल्ली दे रही है, हालांकि उसकी तसल्ली भी खोखली है, उसके अंदर कोई जान नहीं है। ये अल्फाज, बस बेटी चुप हो जा, बस, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। वो खुद भी थकी हारी बैठी है, उसके अल्फाज में कोई जान नहीं है। रजिया बाहर जाने लगती है, मां गमगीन निगाहों से इसे देखती रहती है। रजिया मां से छूटकर मां गले से लिपट जाती, अब मां को छोड़कर बाहर चलती, बाहर से मतलब आंगन में आ जाती है। और मां गमगीन निगाहों से, गम जो बहन या बेटी या रजिया के दिल में जो गम था, मां के दिल में भी था। मां बड़ी है, उसने थोड़ा उसको सब्र करके रोका हुआ है, वो बच्ची है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लिहाजा उसका इजहार हो गया। मां उसको देखती रहती है। इतने में बाप सहन के दरवाजे से अंदर आता है, सहन के दरवाजे नहीं, वो गली से सहन में आता है, कमरे में नहीं आया अभी, गली से जहन में आता है। अधेड़ उम्र का आदमी, अधेड़ उम्र का मतलब यही 45-40 साल, 50 साल, आंखों पर ऐनक है, चश्मा लगा हुआ है। ये अब उसके चेहरे के तासुरात, चेहरे की चीजें बताई जा रही। मैं कहा था ना कि ड्रामा लिखने वाला हर बात लिखेगा, चेहरा हो तो कैसा, उसमें क्या क्या होना चाहिए। मगर मूछी में तो लिखेगा उसकी मूछी भी है, दाढ़ी है तो लिखेगा उसकी दाढ़ी भी है, सब बातें लिखेगा उसके ऊपर। अब यहां भी यही बात कि जब वो बाप उसका गली से आंगन में, सहन में दाखिल होता है, तो उसके चेहरे के तासुरात, उसके चेहरे की जो खदोखाल है वो बयान हो रहे। अधेड़ उम्र का आदमी है, आंखों पर उसने ऐनक लगा रखी है, हाथ में छड़ी, छड़ी का मतलब जिसके सहारे से वो चलता है, जिसके सहारे से वो चलता है उसको छड़ी कहा जा रहा है। छड़ी वो कोई छोटी हल्की फुल्की पतली सी वो चीज नहीं है, जिसके सहारे वो शख्स चल रहा है उसको यहां छड़ी कहा जा रहा है। हाथ में छड़ी है, कुर्ते पायजामे और बास्केट में मलबूस, यानी कमीज शलवार, शलवार को पायजामा कहते थे पहले, आजकल शलवार कहते हैं, और उसके ऊपर उसने वास्कोट पहनी हुई है, वो जो आमतौर पर शादी ब्याह में भी पहनकर जाते हैं वास्कोट,
ये उसने पहना हुआ है। चेहरा अफसुर्दा है। अफसुर्दा का मतलब अफसोस वाला, इसको अफसोस है, इसके चेहरे से भी अफसोस जाहिर हो रहा है, मगर अफसुर्दगी पर काबू पाए हुए। ये चूंकि बाप है तो अफसुर्दा तो है, अफसोस तो है, दुख तकलीफ तो इसको भी है, लेकिन इसने उस पर किसी हद तक काबू पाया हुआ है, रोका हुआ है अपने आप को। अब वो वहां से आवाज लगाता है, रजिया की अम्मी को बुलाता है, क्या नाम है? फातिमा। बाप है, बाप कहता है फातिमा। माँ ट्रे वहीं रख देती है, शौहर की तरफ देखती है। वो ट्रे जिसके अंदर 3 प्याले और एक खाली मिर्च पड़ी हुई थी, वो माँ ने उठाई थी, तो अब उसने रख दी। ट्रे वहीं रख देती है, शौहर की तरफ देखती है, अब उसकी तरफ देखते है, आप कहाँ चले गए थे? उनसे पूछ रही कि आप कहाँ चले गए थे? बाप कहीं नहीं, यही था। रजिया कहाँ है? अब उसने जवाब दिया, मैं कहीं और नहीं गया था, यही बाहर गली में था। आप बताएं रजिया कहाँ है? रजिया यहीं बैठी हुई थी, उसने उसके देखा था, उसने वहां रजिया को बैठे हुए। रजिया चूंकि वहां रो रही थी, परेशान थी, तो बाप है, बेटी का दुख खूब समझता है। माँ, मैं अंदर आई तो वो मेज पर सर रख के रो रही थी। उसने बताया कि नहीं जी रजिया यहाँ बैठी, मेज पे सर रखा हुआ, बाजू से हल्का बना रखा, चेहरे और बाजू को, चेहरे को उसने छुपाया हुआ है बाजू के हल्के में, और यहाँ बैठी सिसकियां भर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। बाप, बच्ची है ना, सब्र आते आते आएगा। बाप उसकी माँ से कहता है, बच्ची है ना वो, उसको एकदम सब्र नहीं आएगा, आते आते सब्र आएगा। बाप, बच्ची है ना, सब्र आते आते आएगा। अभी छोटी है, बच्ची है, जो गम जो दुख इसको लगा है वो एकदम उसको खत्म नहीं कर पा रही, एकदम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो उसको जाहिर ही करेगी, जाहिर है रोएगी ही, रोने से ही गम का इजहार हो सकता है। माँ, और आज के दिन तो जख्म ताज़ा हो गए हम सबके। आज के दिन यानी 6 सितंबर 1966, 65 वाला नहीं, 65 पे तो जंग हुई थी, अब ये 66 एक साल बाद वाला 6 सितंबर है। 6 सितंबर 1966 कहने की आज के दिन तो हम सबके जख्म ताज़ा हो गए। बाप तस्वीर की तरफ देखकर, यह हार किसने डाला है? वो दीवार पे जो तस्वीर लगी हुई थी, जो कमोबेश 10 इंच चौड़ी और 1 फीट लंबी, उस पर हार डाला हुआ था सुनहरी कलर का। अब बाप पूछ रहा है, यह हार किसने डाला है? आगे बढ़कर छड़ी रख देता है और तस्वीर को करीब से देखने लगता है। बाप वो जो छड़ी के सहारे चलकर आया उस छड़ी को रख देता है और करीब जाकर तस्वीर को देखने लगता है। माँ, रजिया ने, यानी वो पूछा ना उसने हार किसने डाला, उसकी बात हो रही, कहते रजिया ने डाला है। भाई के गले में तो न डाल सकी, इसकी तस्वीर पर, बस तस्वीर पे आ गई तो माँ के अल्फाज खत्म हो गए, वो फिक्रा पूरा न कर पाई, गम छलक उठा, दुपट्टे के पल्लू से आंसू पूछने लगे। अब ये आगे चल के कहानी खुलेगी, असल में रजिया का भाई क्या हुआ और इसका क्या गम है। बाप अब रजिया का बाप रजिया की माँ को तसल्ली देते हो, क्या ये सआदत दुनिया में हर खुशकिस्मत के हिस्से में नहीं आती। ये अपनी बीवी को समझाते हुए कह रहे हैं कि ये सआदत, ये मौका, ये मौके, ये रुतबे, ये बुलंद मकाम हर एक के हिस्से में नहीं आते। ये कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको ये मरातब मिलते हैं। शहादत को तुम क्या समझती हो कि शहादत क्या चीज़ है? दुनिया वतन की खातर जान दे देना, ये शर्फ हर एक को कहाँ नसीब होता है। कुछ लोग सिर्फ ये सोच कर जाते हैं जंग में कि हम अपनी जान कुर्बान करेंगे अपने वतन पर, लेकिन नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने मंजूर नहीं किया। कहते तो ये तो बड़ी सआदत की बात है, बड़े मर्तबे की बात है कि हमारे बेटे को रब ने इस काम के लिए कबूल कर लिया कि तुम्हें वतन की हिफाजत के लिए। यहां से ये बात सामने आ रही कि इनका बच्चा, इनका बेटा, वो 6 सितंबर की जंग जो 1 साल पहले हुई 1965 में, उसमें शहीद हो गया हो। माँ तस्वीर उठाकर कहीं छुपा ना दूं इसे, वो तस्वीर जो लगी हुई उसको देख के कह रही इसको कहीं छुपा ना दूं। तस्वीर उठाने लगती है, ऐन इसी वक्त रजिया कमरे में दाखिल हो गई। माँ शौहर की तरफ देखती है जो इशारे से तस्वीर को वहीं रहने का के लिए कहता है। तस्वीर उठा तो ली है बकौल इनके कि भाई इसको कहीं छुपा दें कि ना बार बार देखेगी ना उसका गम ताजा होगा, लिहाजा इसको तस्वीर को छुपा देते हैं। अब वो तस्वीर उठाने लगती है, ऐन उसी वक्त रजिया कमरे में दाखिल हुई, वो ठिठक गई।
उसने अपने शौहर की तरफ देखा, शौहर ने इशारे से कह दिया उसे कि नहीं उठाओ, रहने दो, जहां लगी है लगी रहने दो। रजिया आगे बढ़ती है और तस्वीर पर हार को तरतीब देकर इसे दुरुस्त करती है। या तस्वीर उठाने से जो हार में थोड़ा सा बिगाड़ पैदा हो गया था, रजिया वो गई जाकर उस हार को उसने दुरुस्त कर दिया। माँ और बाप दम बखुद इसे देखते रह जाते, दम बखुद खामोशी। बाप बहलाने की कोशिश करता है, क्या कहेगा, तुमने परसों कहा था टॉफियां लेता हूं, चलो जो तुम्हें अच्छी लगी ले लेना। ये रजिया से कह रहे, वो 11-12 साल की बच्ची उसको कह रहे हैं कि तुमने परसों कहा था। अब देखें, आज की टॉफियां नहीं, आज भी कहा उसने कि मुझे टॉफियां ला के दे, टॉफियां को परसों कहा, 3 दिन पहले की बात कर रहे कि 3 दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि टॉफियां लेता हूं, तुम चलो मेरे साथ, चलो जो तुम्हें अच्छे लगे ले लो। रजिया कुछ सोचकर कदम उठाती और बाप बेटी दोनों दरवाजे से निकल जाते। बाप, तुमने परसों कहा था टॉफियां लेता हूं, चलो जो तुम्हें अच्छी लगे ले लेना। बाप अब बच्ची को बहलाने की कोशिश करता है, बहला रहा है कि भी तुमने टॉफियों को मुझसे परसों कहा था, 1-2 रोज की कहानी नहीं, 3 दिन हो गए, तो लेके आज जा रहा है उसे बहलाने के लिए। रजिया कुछ सोचकर कदम उठाती है, पहले सोचती है फिर अपने बाप के साथ चल पड़ती है। बाप बेटी दोनों दरवाजे से निकल जाते हैं। माँ फिर तस्वीर को देखने लगती है। अब दोनों बाप बेटी तो चले गए, पीछे सिर्फ माँ रह गई अकेली। अब वो उस तस्वीर को देख रही है। बेख्तियार इसके मुंह से निकलता है, उफ मेरे अल्लाह, दुख, बेटे का गम जो उसके दिल में मौजूद है, छुपा हुआ है, तस्वीर को देख के है वो उसका दिल भर आया। उफ मेरे अल्लाह, कैसे बर्दाश्त करे। जवान बेटे का गम। सहन के दरवाजे से शादा की आवाज आती है। वो तीसरा किरदार शादा भी था, एक पड़ोसन है इनकी, वो वहां से दाखिल होते हुए सहन के दरवाजे में से आती है। रजिया रजिया आवाजें लगाती रज को। माँ मुड़कर देखती है और कहती है, आ जाओ शादा, मैं यहां हूं। वो उसको बुला लेते कि मैं इस कमरे में हूं, तुम यहां आ जाओ। शादा माँ की हम उम्र हंसती हुई आगे बढ़ती। हम उम्र का मतलब इनकी अम्मी की 40 के लगभग साल बताई गई, लिहाजा ये भी इतनी ही उम्र की। मगर फातिमा और तस्वीर पर नजर पड़ती है, वो भी उदास हो जाती। फातिमा जो तस्वीर देख रही है, उस तस्वीर को देखते हुए जब ये आगे आती है तो ये भी उदास हो जाती है। शादा, क्या बात है बहन, आज दिन भर ऊपर नहीं आई? मैं तो समझती थी कि तुम लोग आज घर पर नहीं हो, इतनी खामोशी थी तुम्हारे घर में। माँ, हम तो कहीं नहीं गए, घर ही में रहे सारा दिन। शादा, कोई आवाज ही नहीं आ रही थी, न तुम्हारी न रजिया की। ये पड़ोसन आई, इन्होंने पूछा कि भाई आज घर में खामोशी बहुत है, क्या हुआ? न तुम्हारी आवाज आ रही न रजिया की आ रही। मैंने समझा कि तुम घर पे नहीं हो। माँ, क्या बताऊं बहन। शादा, खैर तो है, क्या बात है, क्या बात थी? माँ, आज जावेद की 24वीं सालगिरह है। वो बेटे की सालगिरह याद कर रही हूँ। 6 सितंबर बेटे की सालगिरह का दिन, और उसी दिन वो शहीद हो गया। माँ, आज जावेद की 24वीं सालगिरह है। शादा, 6 सितंबर को? माँ, यही इसके पैदा होने का दिन है, और इसी दिन शिद्दत एहसास से खामोश हो जाती है। यानी 6 सितंबर को ही वो जावेद पैदा हुआ और 6 सितंबर को ही जंग में शहीद हो गए। अब वो सूरत हाल सामने आ रही, कैसे? यही दिन था, वो छुट्टी पे आया हुआ था। सुबह से घर में रौनक थी। मेरी रजिया ने घर में रंगारंग झंडियां लगाई हुई थी। घर को उसने सजाया हुआ है। भाई छुट्टी पे आया हुआ है, भाई की सालगिरह का दिन आ गया। सब अजीज हमसाए इसके दोस्त जमा हो गए थे। इतनी चहल पहल और हंगामा था कि शादी का सा समा लगता था। अब ये वो 1 साल पहले का सीन बता रही हैं। ये जावेद छुट्टी पे आया हुआ था, उसकी सालगिरह का दिन आ गया। रजिया ने इसको मनाना चाहा, घर सजाया हुआ है, अपने पैसे जमा करके जोड़ जोड़ के उसने एक हार मंगवाया। रजिया को भाई की सालगिरह मनाने का बहुत शौक था। दोस्त अहबाब जावेद को तोहफे दे रहे थे। रजिया ने खुद पैसे जमा करके जो हार खरीदा था वो अलमारी में से निकालकर खुशी खुशी भाई की तरफ लिए चली आ रही थी। ये वो उस वक्त 1 साल पहले की कहानी, जब 1965 था, 6 सितंबर 1965 में के दिन जावेद की सालगिरह मनाई जा रही है। सारे सामान तैयार हो गए,
दोस्त आप तोहफे दे रहे हैं। रजिया ने अलमारी में वो हार जो उसने खरीदा था अपने पैसे जमा करके जोड़ जोड़ के, उससे वो लेकर आ रही है, पहना नहीं रही, पहना। रजिया ने पैसे जमा करके अपने भाई के लिए हार खरीदा हुआ, दोस्त आप उसको पैसे दे, वो तोहफे दे रहे हैं, और रजिया खुशी खुशी अलमारी से हार निकाल के भाई की तरफ बढ़ रही है, आ रही है। इतने में क्या हुआ, दरवाजे पे दस्तक। दरवाजे पे दस्तक हुई, जावेद को ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म मिला। बहन अलमारी से हार लेके आ रही है, दरवाजे पे दस्तक हुई, फौजी आए, पैगाम आया कि जी दुश्मन ने हमला कर दिया है, लिहाजा अपने वतन को बचाने के लिए सबकी छुट्टियां मनसूख, अपनी अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाए। अब हुक्म मिलते ही वो जाने लगा, हमने रोका। जावेद को जैसे हुक्म मिला वो जाने लगा, हमने उसको रोका कि भाई कम से कम ये सालगिरह का केक तो काट दो, जो खुशी है ये तो पूरी कर दो। तो कहने लगा, माँ वतन ने मुझे पुकारा। जावेद अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मैं अब नहीं रुक सकता, मेरे वतन पर मेरे दुश्मन ने हमला किया, उसके नापाक कदम इस सरजमीन पर, पाक सरजमीन पर पड़े तो हम यहां खुशियां मनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मां वतन ने मुझे पुकारा है, अब मैं किसी और काम के लिए नहीं रुक सकता, अब नहीं रुकूंगा मैं। शादा उसी वक्त चला गया। मां उसी लम्हे, वक्त नहीं लम्हे, बहन कहती रही भाईजान गले में हार डलवा लो। वो हार लेकर चली आ रही थी, इसी लम्हे में वो उसे कह रही भाईजान जाने से पहले हार तो गले में डलवा लो, मगर बोला वापस आकर ही हार गले में डालूंगा रजिया। वो रजिया हार लिए खड़ी थी, वो नहीं डलवाया, वो अपनी ड्यूटी पे चला गया। ड्यूटी पे गया तो कहने लगा वापस आके, यानी वहां से गाजी बनकर लौटूंगा, फिर आपसे हार अपने गले में डलवाऊंगा, और चला गया। रोशनी मध्यम हो चुकी है, सहन के दरवाजे से एक साया बढ़ता हुआ दिखाई देता है। असर का सा टाइम हमने आपको बताया था, इतनी सी बात में मगरिब हो गई, अंधेरा हो गया। रजिया वहां मौजूद, सहन के दरवाजे से एक साया बढ़ता दिखाई देता है, एक साया सा है जो सहन के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा है। यकायक रजिया की आवाज उभरती है। रजिया ने साया को देखा और फौरन बोली भाईजान आप। जावेद, रजिया, जावेद ने आवाज लगाई, रजिया, रजिया भाईजान आप कहां थे, कहां थे आप? जावेद यहां वहां हर जगह हर मकाम पर। मैं कहां नहीं था, सब जगह था। यहां यानी इस घर में था, वहां इधर उधर सब जगह, मैं सब जगह था। रजिया आप तो मैदान जंग से लौटे ही नहीं थे। लौटे ही नहीं का मतलब आए ही नहीं। अब्बा जान कहते थे कि उन्होंने आपका लहू भरा जिस्म देखा था, कि घर के अंदर नहीं आए थे, घर के बाहर ही बाप को दिखा दिया था। तो अब्बा जान बता रहे थे कि मैंने तुम्हारा जिस्म देखा, उस पर लहू लगा हुआ था, यानी तुम शहीद हो गए। और भाईजान आप भाईजान ही है ना, अभी भी तसल्ली नहीं हो रही, उनसे पूछ रही है कि आप भाईजान ही हो, कोई और तो नहीं हो। जावेद तुम देख नहीं रही मुझे? जावेद ने कहा तुमने देखा नहीं, तुम देख नहीं रही मुझे, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। रजिया हाय हमें आपका कितना इंतजार था, कि वो खुशी का लम्हा, वो खुशी के वक्त सब खत्म हो गए। जावेद मुझे मालूम था मेरी प्यारी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। जावेद मुझे मालूम था कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। रजिया मालूम है आज कौन सा दिन है? जावेद 6 सितंबर मेरी सालगिरह का दिन। जावेद तुम देख नहीं रहे मुझे? रजिया हाय हमें आपका कितना इंतजार था। उस दिन भी मुझे बड़ा इंतजार था कि मेरा भाई गया है, लौट कर आएगा, मैं उसके गले में वो हार डालूंगी जो मैंने खुद खरीदा। आपने वो हार भी गले में नहीं डालने दिया। जावेद वो हार मैं अब भी देख रहा हूं। रजिया देख रहे हैं ना अपनी तस्वीर के गिर्द, यानी जावेद ये कह रहा है कि वो हार मुझे अब भी नजर आ रहा है जो तुम लिए आ रही थी मेरी तरफ, और मैं अपने वतन पर जान निछावर करने के लिए रवाना हो गया। अब रजिया कह रही है आप देख रहे हैं ना, अब वो हार मैंने आपकी तस्वीर पे डाला हुआ, तस्वीर पे देखा है आपने? जावेद हाँ। रजिया मेरी कितनी आरजू थी कि मैं हार आपके गले में डालूं, आरजू ख्वाहिश मेरी कितनी ख्वाहिश थी, कितना मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये हार आपके गले में डालूं। मगर आप चले गए। जावेद इसीलिए तो आया हूं, यानी वो ख्वाहिश उस वक्त पिछले साल जो पूरी नहीं हुई थी, आप
वो हार मेरे गले में न डाल सके थी, इसीलिए मैं आज आया हूं तुम्हारे पास। रजिया, किस लिए? जावेद, वो हार तुम अब भी मेरे गले में डाल सकती हो, कि वो हार जो तुम उस दिन ना डाल सकी थी अब तुम मेरे गले में डाल सकती हो। रजिया, अच्छा। जावेद, क्यों नहीं? रजिया, तो उतारो हार। उतारो हार का मतलब मुझे तस्वीर पे हार डाला होता है कि वहां से उतार के आपके गले में डाल दो? हार फजा में लहराता है। रजिया जाती है तस्वीर पे से वो हार उतार के लाती है। रजिया, ओ भाईजान, वो उसके गले में डाल देते, वो साया जो आता है उस साय के गले में वो हार डाल देते और रजिया खुश होती, ओ भाईजान। जावेद, अब तो खुश हो ना? रजिया, पसंद है ये हार आपको? रजिया ने पूछा अपने भाई से, ये हार जो मैंने खरीदा आपके लिए आपको पसंद है? जावेद, मेरी बहन का हार मुझे पसंद क्यों ना होगा? यह हार तो शुफक और कौसे कजा को गूंथ कर बनाया गया। शुफक, शुफक किसे कहते हैं? कौसे कजा। बरसात में उभरने वाले 7 रंग। इनको इंग्लिश में रेम्बो कहते हैं, आजकल ज्यादातर रेम्बो ही कहा जाता है, कौसे कजा नहीं कहा जाता। जब बरसात हो चुकी होती है तो बरसात के बाद एक कमान की सूरत में ये सामने आते हैं, इनको कौसे कजा कहते हैं। अब जावेद, मेरी बहन का हार मुझे क्यों ना पसंद होगा? अब बहन ने जो पूछा था कि भाई आपको ये हार मेरा पसंद आया, तो जावेद से कह रहा है मेरी बहन ने बनाया है तो अच्छा क्यों नहीं होगा, पसंद क्यों नहीं आएगा? यह हार तो शुफक यानी मगरब के बाद वाली जो रोशनी होती है उससे, और कौसे कजा बरसात में उभरने वाली जो कौसे कजा होती है उसको गूंद कर, दोनों को मिलाकर बनाया गया है। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है यह हार। रजिया, मगर भाईजान आप दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे? जावेद, मुझे जाना है रजिया। रजिया, नहीं भाईजान। जावेद, देखो मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब मुझे जाना है। ये देखो तुम्हारी ख्वाहिश थी कि तुम मेरे गले में हार डालो, मैं वो हार डलवाने के लिए तुम्हारे पास आ गया, तुमने वो हार मेरे गले में भी डाल दिया, अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, अब मुझे जाना है। रजिया, क्यों जाना है आपको? जावेद, मुझे जाना है। फिर जाना कहाँ है? मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे आसपास, सुबह की रोशनी में, दोपहर की धूप में, रात के अंधेरों में, हर वक्त तुम्हारे करीब। यानी कोई लम्हा ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हारे पास ना हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं हर वक्त, तुम मेरे करीब हो। तुम मुझे नहीं देख सकती मगर मैं तुम्हें देख सकता हूं। रजिया, तुम मुझे नहीं देख सकती हो लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूं। साया पीछे हटने लगता है, पीछे होता जाता है। अब साया जो दरवाजे से आया था उसी दरवाजे से वो निकलने लगा। रजिया, भाईजान भाईजान कहती आवाज बढ़ने लगती है, वो ऊंची आवाज उभरने लगती है। बाप कमरे में दाखिल होता है। वो आवाज जब इसने पुकारा भाईजान भाईजान, तो बाप आया कमरे में जल्दी से। बाप, क्या हुआ रजिया, क्या हुआ बेटी? रजिया, भाईजान अभी यही थे, यही कहीं करीब ही, मैंने उनके गले में हार डाला था। बाप, बेटी जाने वाले कब लौट कर आते हैं? बाप समझा रहा है कि बेटी जब चले गया तो वो कहां से आएगा? मगर बेटी बस जिद नहीं, यही था, मैंने हार डाला उसके गले में। माँ और शादा भी कमरे में दाखिल होती है। हैरत से शादा पूछती है क्या मामला है? बाप कहती है अभी भाईजान आए थे, मैंने इनके गले में हार डाला है। शादा, हार तो वो पड़ा है। हाँ, यानी वो तस्वीर में जो हार रखा हुआ था, हार तो वो पड़ा है। बच्ची शादा आगे बढ़कर हार उठाने की कोशिश करती, हार तो वो पड़ा है बच्ची, वो हार उसने उतार के रख दिया। पड़ा है का मतलब या तो वो टेबल पे पड़ा हुआ या कहीं और। आगे बढ़कर हार उठाने की कोशिश करती, कौन? शादा। रजिया नहीं, शादा आगे बढ़ती है, वो हाथ जो वहां पड़ा होता है वो उठाने की कोशिश करती है, चीख मारकर हाथ हटाती है, चीख मारकर हाथ हटा लेती। सब एकदम कहते हैं क्या हुआ? शादा जो गई वो हार उठाने के लिए, वो हार जो उसने अपने भाई के गले में डाला था वो भाई वहां छोड़ के चला गया, तो वो शादा गई उठाने के लिए, तो चीख मारकर हाथ हटाती। सब पूछते क्या हुआ? शादा कहती इस हार पे लहू लगा हुआ है, खून है, सचमुच का लहू है, मजाक नहीं है। यहां आके ड्रामा खत्म। लेकिन ये लहू क्या है? इस लहू में ही सारी कहानी पोशीदा है। इसी में ये बात कही गई है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं वो मरते नहीं है,
उनको दायमी जिंदगी मिल जाती है। रजिया ने जो अपने भाई के लिए हार बनाया था, रजिया ने उसके गले में, उसको जो साया आया था उसके गले में डाला, तो साबित ये किया गया कि जो लोग शहीद होते हैं उनका लहू मुंजमद नहीं होता, खत्म नहीं होता, जम नहीं जाता, वो ताजा लहू की तरह ही रहता है। 1 साल बाद जब ये बात सामने आई तो मिर्जा अदीब यही कहना चाहते हैं कि जी शहीद जो होता है वो मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है, बस हम उसे देखने का शौक नहीं रखते। और यही हुक्म हमारा कुरान में है, अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि शहीद मरते नहीं हैं, वो जिंदा होते हैं, बस हम उसको देखने का शौक नहीं रखते, वो हमें देख रहे होते हैं। ठीक, इस किताब में ये सबक जो हमने आपको पढ़ाया, इस सबक के जो भी वो सवालात जवाबात हैं वो आपको हलशुदा में मिलेंगे। आप उनको अपनी कापी पर उतारिए और इसका मरकजी ख्याल और इसका जो खुलासा है वो भी उसमें लिख दिया गया है। मरकजी ख्याल तो यही है जो हमने अभी आपको बताया कि शहीद कभी मरता नहीं है, वो जिंदा होता है, मगर हम उसको देख नहीं सकते। और इस ड्रामे में भी यही बात साबित करने की कोशिश की गई, आखिर में जो लहू लगा हुआ था। अब बताओ, साल भर पहले जो बंदा शहीद हो गया उसका लहू इस वक्त खार पे क्या कर रहा है? यही तो वो सबक है जो बताना था। इसको भी आप याद करेंगे, ठीक है, लिखेंगे भी, याद भी करेंगे, लिखा हुआ आपको मिलेगा। और होमवर्क में क्या लेना है? सबसे अहम पहला काम यह है कि आपको जो हम हलशुदा देंगे उसके अंदर आपके सबक में से चुनिंदा अल्फाज ऐसे हैं जिनको गलत करके लिखा गया है। मकसद सवेरे सीन से लिखा जाता है, हमने वहां स्वाद से लिख दिया है। अब आप उसको पढ़ें, किताब से सबक पढ़ेंगे, आपको अल्फाज मिलते जाएंगे, आप उनको सही करके लिखेंगे। ठीक है, ये सबक पढ़कर ही होगा, ऐसे नहीं कर सकते आप उसे। ये सबक पढ़ते जाए, उसके अंदर कमोबेश 20-25 अल्फाज हैं, ज्यादा नहीं है। आप सबक पढ़ करके उसको पूरा करेंगे। ये सबक पढ़ना है, पढ़े बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगले सबक पे फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।